आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 24 जनवरी हो चुकी है, 24 जनवरी है। 2 दिनों के बाद गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जाएगा पूरे देश में, और ये 76वां गणतंत्र दिवस होगा। और 26 जनवरी की परेड जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगी राजपथ पे और बाकी जो कर्तव्य पथ जिसको कहते हैं, और पूरे देश में जहां पर भी झंडा फहराया जाएगा बहुत ही आसानी से, मतलब कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे 26 जनवरी के साथ साथ जो पूरे देश का मौसम है आगे कैसा रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो वेदर सिस्टम थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। 22 तारीख की रात को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें दे करके और गरज चमक के साथ बौछारें दी थी इन्होंने, और वो बादल निकल गए। बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं हुई थी। तो अब जो वेदर सिस्टम है वो लगभग हट चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर आ रहे हैं, और ये आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के आखिर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। मेडिटेरेनियन सी से जो बादल उठते हैं, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसके साथ साथ आगे आते हैं, और ये जो हिमालय के आसपास आकर के इनको रुकावट मिलती है। यहाँ पर ये बर्फबारी देते हैं, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, यानी कि सन जो है, सूर्य जो बिल्कुल जो मकर रेखा की तरफ चला जाता है, उस समय सारे वेदर सिस्टम भी नीचे आ जाते हैं, लोअर लैटिट्यूड में आ जाते हैं, और भारत के जो हिमालय क्षेत्र है इनको प्रभावित करने लगते हैं। दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, सबसे ज्यादा हैवी बर्फबारी होती है। हालांकि इस बार जो स्नोफॉल तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा दबा करके स्नोफॉल नहीं हुआ। जैसे कि एक तरह से डंपिंग स्नोफॉल होता है, पूरे पहाड़ जो है वो एक तरफ से बर्फ की चादर से ढक जाते हैं, 1, 1.5, 2 फीट तक की बर्फ जम जाती है, उस तरह की नहीं हुआ। 3-4 इंच की बर्फ कई जगह पर हुई है। तो इसीलिए जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा कड़ाके की नहीं पड़ी, क्योंकि वो जब पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल देता है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 4 या 5 दिनों का जब गैप होता है, तब जाकर के ये सर्दी है कड़ाके की पड़ती है, और ये दक्षिण भारत तक ही हवाएं पहुंचती हैं। अगर हम इसको देखें एक तरह से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, वैसे पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, समझ लीजिए अफगानिस्तान से भी और पूरा ईरान उसके आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा कि हवाएं जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चारों तरफ इस तरह से घूमती है, और यहाँ पर जो हवा होंगे वो इस समय ऐसे आ रहे होंगे, यानी कि उत्तर भारत में इसी तरह से चल रहे होंगे ये पूरे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर अभी ये, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी जो यूजुअली हो जाती है या ठंडी हवाएं होती हैं उत्तर से जो आ रही होती हैं, तो ये टेम्परेचर को गिराए के रखती हैं। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ आना शुरू होगा, अगर मान के चलिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे आगे आएगा, तो जो हवाएं जो इसके साथ चेंज हो रही है, ये जो हवाएं घूम रही हैं, ये भी आगे घूमती हुई आएंगी। अगर ये मान लीजिए ये वेस्टर्न हिमालयस पर पहुंच गया, तो इसके साथ क्या होगा कि हवा भी इसी तरह से घूमेगी, और इसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कभी सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बन जाता है। तो इसके आपको मालूम है, जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर भी हवाएं जो है घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूमती है, इधर भी घूमेंगी। तो ये जो उत्तरी हवाएं आ रही थी जो आपने देखा था, वो अब क्या होगा, हट जाएंगी, वो रुक जाएंगी, और ये जो हवाएं हैं ये आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि ये अरब सागर से, और ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होगी और टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और उसी समय यहाँ पर भी यूजुअली एक उड़ीसा के आसपास एक एंटी साइक्लोन बन जाता है, और एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो होता है, वहां पर घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती है। तो ये घड़ी की दिशा में घुमा रहे होगा, ये घुमाई हमने, तो ये देखिए घड़ी की दिशा में घूमती हुई हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आई, और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हुए बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर से नमी लेकर के आई। तो ये जो उत्तरी हवाएं हैं वो तो रुक गई, नमी भी बढ़ गई, और ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ गए। तो क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके आगे पहले टेम्परेचर बढ़ाता है, वो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाता है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म फ्रंट होता है, जो वार्म फ्रंट होता है वो होता है। उससे पहले सीरियस क्लाउड आते हैं, या जो हाई क्लाउड आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और उसका मतलब है कि हाँ अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये एक कॉपी बुक स्टाइल से फोरकास्टिंग की एक शैली है, लेकिन अब क्या है कि सैटेलाइट पिक्चर है और मॉडल्स है, उससे हमें पता लग जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह से जब आते हैं तो ये हवाओं का बदलाव होता है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और उसके बाद
जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है, जैसे आगे निकला तो फिर ये हवाएं जो है, क्योंकि यहाँ पे जो घूम रही थी वो इसके आसपास घूमेंगी और ये जो उसके पीछे फिर से ये उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगी। स्नोफॉल हो चुका होगा, फिर ये बर्फीली हवाएं जब चलेंगी ये टेम्परेचर गिराएंगी। दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के और इस पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में अगर 4 या 5 दिन का गैप है तो ये हवाएं क्योंकि जब चलना शुरू होती हैं तो 24 घंटे में यहाँ पहुंचती हैं, दिल्ली के आसपास पहुंचेंगी, उसके बाद 48 घंटे में पूर्वी भारत मध्य भारत पहुंचेंगी और उसके बाद 72 घंटे में ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंचेंगी। तो यानी कि 2-3 दिन का तो गैप चाहिए इनको, कम से कम 4 दिन का, तब जाकर के तापमान पूरे इलाके के गिरते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहे, हवाओं को वो बदलते रहे, उत्तरी हवाओं को उन्होंने सेट नहीं होने दिया और जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो हैवी स्नोफॉल दे पाते। स्नोफॉल हुआ लेकिन लगातार हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ, इसीलिए जो कड़ाके की सर्दी पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ी। अब जाकर के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो सर्दी पड़ी थी वो आप कह सकते हो कि 1-2 जनवरी से लेकर के 15-16 जनवरी तक ही पड़ी और इस समय यूजुअली टेम्परेचर गिरते ही हैं क्योंकि सूर्य अपने काफी दक्षिण में चला जाता है और फिर जो नेचुरल जो ये है यानी कि एवरेज टेम्परेचर वैसे ही गिर जाता है। तो बर्फबारी थोड़ी बहुत हुई थी तो असर देखने को मिला। अब क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से जो 22 तारीख से पहले की अगर हम बात करें, जो टेम्परेचर बढ़े थे 26 डिग्री 25 डिग्री तक चले गए थे, उसमें क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटने के बाद पश्चिमी दिशा से जो सूखी हवाएं चलती रही उससे हवा में नमी हट गई और जब तेज हवाएं चली तो पॉल्यूशन भी हट गया, बादल भी नहीं थे, तेज धूप निकली, तो उससे क्या हुआ कि दिन का टेम्परेचर बढ़ गया और गर्मी बढ़ गई। अगर बादल बने रहते, कोहरा रहता, क्योंकि नमी नहीं थी तो कोहरा नहीं था, तो तब जाकर के टेम्परेचर नीचे रहते। लेकिन अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह हट गया है, अब ये उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में और ये बाकी इलाकों में टेम्परेचर अब गिरना शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो अगर हम देखें तो वो इस तरह से चलेंगी, ये देखिए इस तरह से चलना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं नीला कलर देख रहे हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड है, ये सरफेस पे चलेगी। तो ये दिल्ली, पंजाब और ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाओं के कारण अब जो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और कोहरा भी नहीं रहेगा। तो ये जो और टेम्परेचर यहाँ तक गिरेंगे क्योंकि उत्तरी हवाएं चलेंगी। लेकिन ये महाराष्ट्र में जैसे है आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ये अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है, माफ कीजिएगा, तो इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर और आगे आप चलते हैं 26 तारीख के आसपास की बात करें तो 26 तारीख तक आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे और इधर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों और विदर्भ तक टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना में भी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। ये जो हवाएं आ रही थी बंगाल की खाड़ी से वो और नीचे की तरफ सरक जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि अब सर्दी एक बार फिर पड़ेगी लेकिन उतनी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी और ये आप कह सकते हैं कि 25, 26, 27, 28 तारीख को टेम्परेचर गिरेंगे पूरे भारत में, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में। लेकिन वेदर एक्टिविटी कोई भी दिखाई नहीं दे रही है हमें पूरे महीने में। अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि पूरा मौसम शुष्क रहेगा, 26 जनवरी पर कहीं पे भी बारिश नहीं होगी और जो केवल अंडमान और जो लक्षद्वीप है उसके दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी, तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो इस तरह का मौसम अगले 4-5 दिनों तक रहेगा, यानी सूखा मौसम रहेगा, टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है कि फिर से एक टेम्परेचर बढ़ेंगे। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये फिगर है आपका 1 फरवरी का, यानी कि 31 जनवरी या 1 फरवरी, यानी फरवरी का जो महीना होगा, शुरुआत होगी, तो फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको एक दिखाई दे सकता है। और वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा वो आप देखेंगे, ये देखिए आया है। तो 1 फरवरी को आप फिर से दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास में बारिश दिखाई देगी और उस समय बारिश की गतिविधि आपकी बिहार, झारखंड और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये महाराष्ट्र, ये पूरे इलाके में दिखाई देगी। और 2 फरवरी होते होते आप देखिए कि ये जो पूर्वी भारत है, ये जो पूरा इलाका काफी अच्छी बारिश देखेगा। लेकिन ये अभी काफी आगे का मौसम है, यानी कि 1-2 फरवरी का है, तो इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये एक अंदाजा आप लगा के रखिए कि हो सकता है कि इस तरह का वेदर हो जाए, उस समय फिर से टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब जो कड़ाके की सर्दी है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे, अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अब कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो आगे वेदर सिस्टम बन रहे हैं इसके ऊपर भी मैं नजर बनाए रखूंगा और आपको लगातार इसका अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।